आज मुझे एक लड़की मिली। वो मुझसे बोलती है, हेलो, थोड़ा मेरी सीट पता लगा दोगे? मुझे नोटिस बोर्ड नहीं दिख रहा है। कमर पे हाथ रखे वो लड़की मुझसे ऐसे मुखातिब थी जैसे उसका कोई हक हो मेरे पे, जबकि जान पहचान के नाम पर हम दोनों में बस इतना ही था कि चंद घंटे पहले दोनों एक ही बस में इस इंजीनियरिंग एंट्रेंस का एग्ज़ाम देने पहुँचे थे। उसकी ऐसी बेतकल्लुफ़ी देख मुझे जोरों की हंसी आई, पर वो बुरा न समझे इसलिए मैंने खुद को एहतियातन सामान्य रखते हुए उसका रोल नंबर पूछा। वो रोल नंबर बताते हुए खुशामद के अंदाज में बोली, प्लीज़ हेल्प कर दो, मैं यहाँ तुम्हारे सिवा किसी को भी नहीं जानती। मैंने मन ही मन सोचा कि जानती तो वैसे मुझे भी नहीं हो, बस अपना काम निकालना है। उसका रोल नंबर देखने मुझे नोटिस बोर्ड नहीं जाना पड़ा, क्योंकि वो मेरे बाद ही था, तो जाहिर है सीट भी मेरे बाद वाली ही थी। एग्ज़ाम से निकलने के बाद 2 घंटे की बातचीत में मुझे पता चला कि जितनी क्यूट वो दिखती है उससे ज़्यादा क्यूट उसकी जनरल नॉलेज है। एग्ज़ाम दे के वापस लौटा तो दिलो दिमाग में वही तारी थी। हल्की से मेकअप और कंधे तक बाल वाली वो लड़की हमेशा मेरी आंखों के आगे रहती थी। जिस गाने को सुनता वही गाना उस पर फिट बैठने लगता। उसकी बेवकूफ़ियत भरी बातों की यादें मेरी सारी बोरियत दूर कर देती। शायद उसके संगत का असर मेरे पे भी हो गया था, इसलिए 4 घंटे साथ गुजारने के बाद भी ना तो मैं उसका नंबर मांग पाया, ना ही उसका नाम पूछने का जहमत उठा पाया था। अब ये हाल था कि रोज़ उसका चेहरा देखकर अनुमान लगाता कि उसका नाम क्या हो सकता है और एफबी पे सर्च करता, मगर रिज़ल्ट के रूप में एफबी सर्च बॉक्स से मिलता तो सिर्फ अफसोस। बस एक ही उम्मीद बची थी मिलने की, जब हम दोनों को एक ही बस में काउंसलिंग के लिए जाना था। एक दिन वो मौका भी आ गया। कंधे पे बैग लटकाए और कान में ब्लूटूथ लगाए जब मैं बस में चढ़ा तो वो आगे से दूसरी नंबर की सीट पे बैठी हुई थी। मैंने ठहर के उस पे एक भरपूर निगाह डाली। खुले बालों और नाक में सोने की बाली पहने हुए आज दिल में उतर जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। उससे नज़र मिली तो मुस्कुरा के मैं पीछे की सीट की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसने आवाज़ दी, अरे तुम्हारे लिए ही ये सीट रखा है, और अपने बगल में खाली बड़े सीट की तरफ इशारा किया। ऐसा लगा कि मैंने आज तक जितने भी पुण्य वाले चेक भगवान के यहाँ डाले थे, सबका सब भगवान जी ने क्लियर कर दिया हो। धर्म की कथाओं में मैंने सुना था कि अगर कोई गलती से भी किसी व्रत को भूखा रह जाए तो उसका फल उसे ज़रूर मिलता है। पिछला मंगल भूखा ही निकल गया था, तो शायद उसका फल था ये। मैंने अपने चेहरे पे हल्के से नापसंदगी के भाव लाए और जाके उसके पास बैठ गया, ताकि उसे लगे कि मैं उसके पास बैठकर उस पे एहसान कर रहा हूँ। बस चलने लगी तो कुछ देर इधर उधर बात करने के बाद उसने अचानक ही पूछ लिया, क्या इतने दिनों से तुम मुझे याद कर रहे थे? चोरी पकड़े जाने से जब मैं गड़बड़ा गया और कुछ उटपटांग बोलता ही कि वो हंसते हुए बोली कि इन दिनों मुझे हिचकियाँ बेहद आ रही हैं, तो मुझे लगा कि तुम मुझे याद कर रहे होंगे, क्योंकि दूसरा तो कोई है नहीं याद करने वाला। मैंने गहरा सांस लिया और बोला कि अच्छा फ्लर्ट कर लेती हो। वो खिलखिलाकर हंसने लगी। बस 8 बजे से चली थी, अभी रात के 12 बज चुके थे, तो सबको भूख भी लग गई थी, इसलिए ड्राइवर ने किसी लाइन होटल पे गाड़ी रोक दिया। मैं चाहता था कि वो मेरे साथ डिनर करे, पर उसने अपनी मजबूरी बताई कि उसकी फ्रेंड भी है, उसके साथ ही वो खाना खाएगी। आधे घंटे बाद जब खाना खा के स्प्राइट का कैन लेके पे काउंटर पे बिल जमा कर रहा था तो मुझे एक कॉर्नर वाली टेबल पे अपने फ्रेंड के साथ दिख गई। मैंने अपना कैन उसके तरफ झुका के पूछा कि वो पिएगी। जवाब में उसने मना कर दिया। फिर भी मैंने 2 कैन लिया और वेटर से उसके टेबल पे पहुंचाने को बोल के होटल से बाहर निकल गया।
बाहर निकला तो बड़ी ज़ोर से सिगरेट पीने का मन किया। बैग चेक किया तो 2 गोल्ड फ्लेक्स और क्लोव था। मैंने क्लोव जलाई और होटल से थोड़ा दूर जाके कश लेने लगा। अभी 2-4 कश ही लिए होंगे कि उसका फ़ोन का फ्लैश लाइट मेरे चेहरे पे था। ऐसे तो मैंने उसके ड्रेस के हल्के से झलक से ही उसे पहचान लिया था। फिर भी मैंने पूछा, कौन हो? जवाब में वो कुछ बोलने के बजाय फ्लैश जलाए रही। फिर कुछ देर में खुद ही बोली, अच्छे बच्चे सिगरेट नहीं पीते और फिर तुम तो मेरे अच्छे बच्चे हो। मैंने कश लेना जारी रखते हुए कहा, मैं कब से तुम्हारा बच्चा हो गया बाबू। अगले पल ही वो दांत पीसते हुए सर पे सवार हो गई। फेंकोगे भी या फिर अभी और फुटेज खाओगे? मैंने सिगरेट होठों से अलग किया और उसे घूरने लगा। वो सीरियस हो गई थी। शुभ, मजाक नहीं कर रही, सच में प्यार करती हूँ तुमसे। मुझे लगा कि माहौल बोझिल हो जाएगा, इसलिए चुहल किया कि मैं तो सोच रहा था कि इस सिचुएशन में तुम मेरे होठों पे अपनी होठ रखोगी और पूछोगी कि क्या जलता हुआ सिगरेट मेरे नर्म हुए होठों से ज़्यादा ज़रूरी है। उसने हंस के मेरे हाथ से सिगरेट छीन के फेंका और बोली कि ओ मेरे सस्ते फेसबुक या फिलोसफर, चलो अब इलायची खाओ, नहीं तो रात भर मुंह से स्मेल आएगी और मैं सो नहीं पाऊंगी। एडमिशन वगैरह होते होते तो वो इतना करीब हो गई कि गर्लफ्रेंड से कम आदत ज़्यादा लगती थी। मैं खुद उसके इतने प्यार से हैरत में पड़ जाता। जब भी साथ होती तो जमाने भर की बातें ढूंढ लाती और सुनाती। मैं उसके चेहरे की तरफ ताकता और खामोशी से सुनते रहता। अक्सर जब वो फ्यूचर और करियर की बातें करती तो मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर संजीदा हो जाती। उस वक्त उसके चेहरे ऐसे लगते जैसे बुद्ध ने अपनी सारी शांति और मासूमियत उसके चेहरे पे छोड़ रखी हो। जब वो ज़्यादा संजीदा हो जाती तब मैं चुहल करते हुए इश्क में ग्लोबल होते हुए कहता, अरे बामियान की बुद्ध, इतना भी शांत मत दिखो। तुम्हें आसमान में उड़ाने के लिए मेरे जैसा आतंकवादी आ चुका है। वो खिलखिला के हंसने लगती। तब मैं बस उसे देखता रह जाता, निर्विकार। अक्सर मुझे ज़बरदस्ती कैंटीन ले जाती। मैं पैसे देता तो फट पड़ती, तुम्हारा पैसा भी तो मेरा ही पैसा है, अभी इसे खर्च कर लेते हैं, शादी के बाद उसे खर्च कर लेंगे। मैं चुप पड़ जाता। खाने में ना तो मुझे पिज़्ज़ा पसंद ना ही डोसा, मगर वो ज़बरदस्ती मुझे खिलाती। मैं ना नुकुर करता तो कहती, मेरे हाथों में जादू है, तुम खा के देखो, सब अच्छा लगेगा। इससे पहले ऐसे जिद कर मेरी माँ ही खिलाती थी। तब बचपन में मैं तीखा होने के कारण मीट खाने से मना कर देता और वो मीट को पानी से धोकर खिलाती और कहती कि अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं दुबली हो जाऊंगी। ये बात मेरे मन में भर गया था। बचपन में मैं उन पे गुस्सा होता तो कहता कि आगे से खाना नहीं खाऊंगा और आपको दुबला कर दूंगा। सब लोग हंसते, मैं नहीं समझ पाता, बच्चा था ना। उसके साथ अभी भी बच्चा ही बन जाता। खाली क्षणों में कभी इतनी खुशी देखता तो ऐसा लगता कि कहीं कुछ बिगड़ न जाए। अक्सर मेरे साथ यही होता आया है। जब ज़्यादा खुश होता हूँ तो बड़ा दुख आने वाला होता है। यहाँ भी ऐसा ही कुछ होने लगा। धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। मिलना जुलना कम हो गया। मैं उसे मैसेज करता कि बदले बदले से सरकार नज़र आते हैं तो उधर से जवाब केवल स्माइली में आता। इसी बीच दशहरे की छुट्टी हो गई। मैं घर आ गया। यहाँ आकर उससे फ़ोन पे बात कर पाना मुश्किल होता था। अक्सर रात को 5 मिनट के लिए टाइम निकाल के उसे कॉल करता, मगर उसके बातों से कभी ऐसा नहीं लगता कि वो मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड है। मैंने उसे कॉल करना छोड़ दिया। उसका कॉल भी आता तो नहीं उठाता। छुट्टियाँ बीतने के बाद जब कॉलेज लौटा तब तक सब कुछ पूरी तरह बदल चुका था। अक्सर दोनों एक दूसरे को देखकर नज़रअंदाज कर देते। कॉलेज के नए रूटीन का बहाना होता, मगर मुझे सब कुछ पता था। अक्सर दोस्त आकर बताते कि एक सीनियर के साथ वो लाइब्रेरी में
टेबल शेयर कर रही है। मैंने इसी वजह से लाइब्रेरी जाना छोड़ दिया, ताकि अपनी आँखों से उसको किसी और के साथ ना देखूं। किताबें रूम में ही मंगा लेता। वैसे भी उसमें अब मन नहीं लगता। कॉलेज में आने के बाद जाने क्यों बिना नगा रोज रात को वो फ़ोन करती। उसके सामने इन सब चीज़ों का जिक्र छेड़ता तो वो ऐसे शो करती जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। पुराने दिनों का जिक्र करता तो पढ़ाई के प्रति सीरियस होने का बहाना बनाने लगती। मुझे भी पढ़ने पे ध्यान देने की एडवाइस देने लगती। मैं खुद में ही घुटने लगा। तंग आकर मैंने एक दिन उसे कहा कि मेरे पास फ़ोन न करो प्लीज़, अब सारे रिश्ते ख़त्म हो गए हैं। मुझे लगा कि इतना कहने पर भी वो कुछ तो सफाई देगी, मगर वो सफाई देने के बजाय चहकते हुए बोली, शुभ, अगर तुम्हें सब कुछ ख़त्म लगता है तो फिर मैं कौन हूँ तुम्हारी बात काटने वाली। जैसी तुम्हारी मर्जी, बस एक काम कर दो, मेरी फ़ोटोज़ डिलीट कर दो, मैं तुम्हारी कर दूँगी। मैंने उसके फ़ोटोज़ डिलीट कर दी और वॉलपेपर पे वापस माँ की तस्वीर लगा दी। मुझे लगा अब यहाँ से खुद को समेट लूँगा, लेकिन अगले दिन फिर से उसका फ़ोन आ गया और मेरे रिसीव करते ही वो चहक पड़ी, कैसे हो, लाइफ मज़े में है या नहीं। मैं चुप्पी साधे हुए था। वो मुझे तरह तरह के सवालों से उकसा रही थी। कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ रही है क्या, सिंगल होके कैसे फीलिंग कर रहे हो, ऐसे सवाल पूछ पूछ के नस्तर की तरह भीतर चुभ हो रही थी। जिस्म के अंदर ऐसे लग रहा था जैसे कांच की किरचियाँ बिखरी हुई हो और सीने में चुभ रही हो। मैं चुप पड़ा, बस उसके कॉल सुन रहा था। आंखों से आंसू गिर रहे थे, गला रुंध गया था। फ़ोन कटा तो महीनों बाद फिर से सिगरेट की तलब लगी। हॉस्टल की बाउंड्री के बाहर जाके गुमटी खुलवाई और 2 डिब्बे सिगरेट ला के फूंक डाला। इस बार फेफड़े के साथ साथ रूह भी धुएं से भर जाए, ऐसी कोशिश थी। अगले दिन जब दोपहर को नींद खुली तो उठते ही एफबी पे स्टेटस सिंगल कर दिए। धीरे धीरे ब्रेकअप की खबरें सबको लग गई। मैं चुप सा हो गया था। कॉलेज से आता और खुद को कमरे में पैक कर लेता था। किसी से काम भर से ज़्यादा बातें नहीं करता। व्हाट्सएप एफबी अनइंस्टॉल कर दिया। रोज़ शाम को माँ से बात कर कर के उन्हें फ्यूचर प्लान की बकवास बताता। वो रोज़ रोज़ एक ही बात सुन के भी नहीं उबती। उन्हें लगता कि मैं कोई बड़ी गलती कर बैठा हूँ, इसलिए प्रॉब्लम से लड़ने की बात कहती। पापा को फ़ोन करके रोज़ गुड नाइट बोलने लगा। उन्हें लगता कि मैं किसी पेपर में फ़ेल हो गया हूँ, तो ढके छुपे ढांढस बांधते कि बेटा कोई परेशानी हो तो मत घबराना, दुख के दिन हंसते खेलते हुए काटने चाहिए। मैं किसी से कुछ नहीं कह पाता। इधर रूममेट अक्सर बताता कि कैसे वो किसी भी सेक्शन में जा रही है तो सब लड़के उसको मेरा नाम लेके ट्रोल करते हैं। जहाँ जाती है सब उसे ज़ोर ज़ोर से मेरा नाम लेकर बुलाते हैं और वो उल्टे पैरों वापस लौट जाती है। मेरे सामने जब कभी ये होता तो मैं लड़कों को मना कर दिया करता। सिगरेट के धुएं में उसे भुलाने की कोशिश करता। धीरे धीरे साल बीता तो सब कुछ नॉर्मल होने लगा। ब्रेकअप का दर्द मिट चला। हालांकि वो कहीं दिख जाती तो मैं नज़रें फेर लेता। अपने अच्छे एकेडमिक और बिहेवियर के कारण मैं कॉलेज के डिसिप्लिन कमेटी में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टूडेंट्स चुन लिया गया था। एक दिन रात को सिगरेट जला के जैसे ही मैंने बुक खोला कि गार्ड ने आके बताया कि अर्जेंट है, डीन सर बुला रहे हैं। भागते हुए जब मैं डीन ऑफिस पहुंचा तो देखा कि वो उसी सीनियर लड़के के साथ बाहर खड़ी है। अंदर पता चला कि वो 3 महीने से प्रेग्नेंट है। आज जब उसने लड़के से किसी बात पे झगड़ा कर लिया तो उसने उसे ज़ोर से मार दिया। वो बेहोश हो गई थी। सर चाहते थे कि दोनों को कॉलेज से निकाल दिया जाए। मेरे से बस वो स्टूडेंट्स के रिएक्शन के बारे में जानना चाहते थे। मैंने पूरे 1 साल बाद
उसके तरफ आंख उठा के देखा। आंखों के बगल में काला धब्बा साफ नज़र आ रहा था। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। कभी यही आंखें थीं जो मेरे आंखों से चाह कर भी ओझल नहीं होती थीं। मैंने डीन सर को बतलाया कि लड़का तो पहले से ही आवारा है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, लड़की का एबॉर्शन करवा के निकालते हैं। लेकिन सर का कहना था कि इसके लाइफ की गारंटी कौन लेगा और पैसा कौन देगा। माँ बाप जानेंगे तो ऐसे ही छोड़ देंगे। मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि सर सब कुछ मैं कर लूँगा। वो फिर भी नहीं मान रहे थे। मैं अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनके टेबल पे पटक आया कि अगर लड़की के जान को कुछ हुआ तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी। सर मान गए। रूम आके अपना एटीएम और वॉलेट खंगाला तो 2000 रुपये थे। कुछ सूझ नहीं रहा था। माँ ने बर्थडे पे एक गोल्डन रिंग दिया था, उसे गिरवी रखकर कुछ पैसे जुटाए, कुछ दोस्तों से उधार लेके उसका एबॉर्शन करवा के उसके हॉस्टल छोड़ आया। सर से रिक्वेस्ट करके उसके न निकालने का लेटर भी लेके दे दिया। 5-6 दिन की दौड़ धूप के बाद जब मैं बैठा तो उसका व्हाट्सएप मैसेज आया। ओपन किया तो उसने मेरी एफबी डीपी के साथ अपनी क्लोज़अप बना के नीचे कैप्शन डाला हुआ था, आई एम सॉरी शुभ, मैं बहक गई थी, तुम्हारा प्यार ज़्यादा था, मैं संभाल नहीं पाई, अब तुम्हारी राधा बन के जीवन गुजार लूँगी। थोड़ी देर बाद सोचने के बाद मैंने फक ऑफ बीच लिखा और सेंड कर दिया। मैं खुद को दोबारा इसके गलत फहमी में नहीं डाल सकता था, क्योंकि एक बार की ठोकर इंसान को सबक दे जाती है कि वो ज़िंदगी भर के लिए संभल जाए, फिर किसी धोखे में ना आए। ऐसी ही कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।